नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अपनी होमगार्ड की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि अप्रैल माह में है। तो आप उसके लिए तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट तैयार है और किस सब्जेक्ट में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम आपको सोमवार से शुक्रवार तक प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को जाँचें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती। तो आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप से नहीं गुजरती। देखिए क्या है, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है। तो ये आपको याद रखना है, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को बीच में बराबर से काटती है। उत्तर और ध्रुव दक्ष को बीच की स्थिति में रहती है। ठीक, यह एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। यूरोप महाद्वीप पूरी तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में स्थित है। ये उत्तर होता है, ठीक है। तो जो यूरोप है वो यहाँ पर है। ठीक, ये भूमध्य रेखा है, अगर तो इसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अगर आप अफ्रीका को देखेंगे तो अफ्रीका की जो स्थिति है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये तीनों से गुजरता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और जापान के बीच जो जिमेक्स है वो क्या है। वो क्या है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये एक नौसेना का अभ्यास है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है जिमेक्स एक्सरसाइज या जिमेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है, तो वो भारत और जापान के बीच में होता है। आप इसको याद रखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर जिमेक्स लिखा भी हुआ है, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, इससे भी आपको ध्यान रहेगा। जैसे ये लिखा है जिमेक्स, ये जापान है, ये इंडिया है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में होता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2012 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र की आपसी समझ को और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। समुद्री सुरक्षा, क्योंकि भारत जो है और जापान जो है वो तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहाँ पे साउथ चाइना सी है, तो चाइना की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो भारत और इंडिया उसको काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भारत के परमाणु सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। अब आप देखिए क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। दोनों मतलब नो फर्स्ट यूज़, मैसिव रिटेलिएशन। इसका मतलब ये होता है कि नो फर्स्ट यूज़ का मतलब होता है कि भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला पहले नहीं करेगा। जब भी किसी देश के साथ युद्ध होता है या लड़ाई होगी तो भारत कभी भी उस देश पर परमाणु हमला पहले नहीं करेगा। पर अगर किसी मैसिव रिटेलिएशन का मतलब क्या हुआ कि यदि भारत पर परमाणु हमला हुआ तो वह अत्यंत विनाशकारी जवाबी हमला करेगा। तो ये रिटेलिएशन होगा कब, जब हमारे ऊपर कोई परमाणु हमला होगा, पर हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं परमाणु सिद्धांत में। अब गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी जो थी वो 1913 में बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना में कौन कौन लोग थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। तो ये दोनों नाम आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने मिलकर गदर पार्टी बनाई थी और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को ब्रिटेन शासन से मुक्त करना। ये ठीक है, तो इसमें अगर आपसे गदर पार्टी की बात करी जाए तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों में आ जाएगा, क्योंकि सशस्त्र माध्यम से ये भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से क्या कहते हैं मुक्त कराना चाहते थे। पार्टी में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन होता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी भी थी और गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका भी ये लोग चलाते थे। अब देखिए सिखों के अंतिम गुरु कौन से थे, तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह। ठीक, जिनको हम 10वां और अंतिम गुरु कहते हैं। उन्होंने वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी।
ये आप तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी आपको उस टॉपिक से मिले जुले 3-4 फैक्ट मिलते हैं जिससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने, ये आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के स्वायत्त गुरु के रूप में घोषित कर दिया, शाश्वत गुरु के रूप में घोषित कर दिया, क्योंकि जो 10वें और अंतिम गुरु हैं तो उसके बाद तो कोई गुरु हुए नहीं, तो जो गुरु ग्रंथ साहिब थी उसी को गुरु बना दिया हमेशा के लिए, अब उसी को मानते हैं सब लोग, ठीक है। और इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इंसर्जेंसी शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? अब आपके होमगार्ड के सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, बाहर विदेश, भारत का अन्य देशों के साथ संबंध, ये सब टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सशस्त्र विद्रोह, ये ज़्यादातर आप देखते होंगे तो आपको सुनाई देता होगा कि कश्मीर में इंसर्जेंसी हो गई, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? इंसर्जेंसी, जिसको हम उग्रवाद कहते हैं, देश के ही नागरिकों के एक समूह द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष है। इसका उद्देश्य मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, ठीक है, और या किसी विशिष्ट क्षेत्र पर नियंत्रण करना होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे तो आपको जो मणिपुर है, मणिपुर विद्रोह का नाम आप करंट अफेयर्स में सुनते रहते होंगे, तो मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह होते हैं, इंसर्जेंसी होती है, और कश्मीर के क्षेत्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है, ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछ लेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहली कब हुई थी संविधान सभा की बैठक? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो ये दोनों ही क्वेश्चन तैयार करिएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा तो नाम सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा तो नाम राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। कि राजेंद्र प्रसाद के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? किन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, और इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने, अब देखिए पेनिसिलिन दुनिया की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज़ आप हर समय सुनते भी होंगे और करते भी होंगे। जब किसी को फीवर होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। तो दुनिया की जो पहली एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वाड समूह में भारत के अलावा कौन से देश शामिल हैं? तो इसका मतलब ये तो हो गया कि क्वाड में भारत भी है, तो भारत के साथ 3 देश और हैं, तो क्वाड कितने देशों का समूह है? 4 देशों का। तो एक है यूएस, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने दिया था। यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, वहाँ पर ये कंट्रीज आती हैं और वहाँ पे शांति, सुरक्षा, ये सब स्थापित करने के लिए ये एक संगठन बनाया गया है। अब आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। देखिए अब इसमें आप देखेंगे तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 में, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, बम्बई में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश।
तो ये क्वेश्चन आता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर सुरक्षा के लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है, वो कौन सी एजेंसी है भारत की जो साइबर सुरक्षा के फील्ड में काम करती है, तो वो हो जाएगी सर्टेन। देखिए सर्टेन का नाम है इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, कभी कभार सर्टेन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यह एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी आपात स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया है वो उसके बीचों बीच कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 23.5 उत्तरी अक्षांश, ये है, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ये भी पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच काटती है और वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 हो गया। अब 8 आप कैसे याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे स्टेट भी पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती। अब ये 8 के नाम आपको नहीं पता है तो गलत हो जाएगा, इसलिए 8 के नाम आपको तैयार करने हैं। यह भारत के जलवायु विभाजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के उत्तर में समशीतोष्ण और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर में समशीतोष्ण और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, इसके बारे में लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को, जिसमें पुराने 1000 और 500 के नोट जो थे उनको बंद कर दिया गया था। 500 और 1000 के नोट को, तत्कालिक नोटों को कानूनी टेंडर के रूप में बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद 2000 और 500 के नोट चलाए गए थे, और ये केस किनके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये 8 नवंबर 2016, ये आप याद रखेंगे डेट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बड़ा ग्रह आपको बताना है तो वो बृहस्पति है, ये आप याद रखेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, और हर प्लैनेट को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनका स्पेसिफिक नाम क्या होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। देखिए इसका द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से लगभग 2.5 गुना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये गैसों से बना हुआ है। बृहस्पति के पास सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है कि जो गैनीमेड है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। इस ग्रह पर एक विशाल तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो पूछता है कि विशाल तूफान किस ग्रह पर है जिसका नाम ग्रेट रेड स्पॉट है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो 18 हो जाएंगे। ये कितने हैं, ये जिले हैं, है ना, तो ये आपको याद रखना है। 17 क्या है, नगर निगम, 17 जो हैं वो आपको दिखेंगी। जो अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो वो हो जाएंगी 17, ये आपका हो गया नगर निगम, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आपका आंसर इसमें 18 हो जाएगा। 18 मंडल हैं जिसके अंतर्गत 75 जिले आते हैं, और सबसे लेटेस्ट मंडल का नाम अगर पूछा जाए तो वो अलीगढ़ है, जिसको आगरा से अलग किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़े मंडल में कानपुर, लखनऊ, मेरठ आता है, जिसमें 6 जिले शामिल हैं। हर मंडल में 6 जिले हैं, तो 6 6 6, इसलिए सबसे बड़े मंडल में आता है, ठीक है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है न्यूनतम भंडारण, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये आरबीआई ने 1957 में प्रणाली अपनाई थी, जिसके आधार पर नोट जारी किए जाते हैं। इस प्रणाली के तहत आरबीआई को हमेशा
कम से कम 2000 करोड़ रुपए का भंडारण रखना होता है। 2000 करोड़ से 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि न्यूनतम भंडारण, तो न्यूनतम भंडारण में कम से कम 200 यहाँ पे 200 है, ये 200 करोड़ रुपए का भंडारण होना चाहिए, जिसमें लगभग 115 करोड़ का गोल्ड होगा, ठीक है, और 85 करोड़ की क्या होगी, फॉरेक्स। इसको आप विदेशी मुद्रा समझ लीजिए, ये सोना है, तो 115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सोना में रहेगा और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा, ये 200 करोड़ का क्या कहते हैं, रिजर्व होना चाहिए। अब देखिए, यूपी का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो ये आगरा है और कानपुर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो कानपुर को कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगरा को जूता निर्माण और अन्य चमड़ा उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि हर जिले को किसी एक स्पेसिफिक जो उत्पाद है वहाँ का, उसके लिए उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद बना दिया गया है, जिससे उसको प्रमोशन मिल रहा है और उसका उत्पादन बढ़ रहा है, उसका उद्योग बढ़ रहा है, और उसका जो प्रोडक्शन है वो करके हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम उसको निर्यात करेंगे, दूसरे देशों में भेजेंगे, दूसरे जिलों दूसरे शहरों में भेजेंगे, तो ये काम हमें करना है, ठीक है। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, वो पद्म भूषण है कि विभूषण है, परमवीर चक्र है, तो इसका आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ये आपको एकदम याद रखना है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल जैसे क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार, अब देखिए, पहला पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी को दिया गया था। ये तीनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, C राजगोपालाचारी, CV रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था, तो ये क्वेश्चन आता भी है आपके एग्जाम में, ठीक है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है, तो ये आपको एकदम ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी किस वर्ष शुरू हुई थी। भारत जो है इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी में जुड़ा था, तो वो कब जुड़ा था, वो जुड़ा था 2017 में, ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2017 में हुई ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के दौरान ये संबंध जोड़े गए थे। औपचारिक राजनीतिक संबंध जो है वो 1992 से स्थापित है। इसमें हम रक्षा क्षेत्र, कृषि, देखिए कृषि इसलिए होता है क्योंकि जो इजराइल है वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत एडवांस लेवल पे हो रहा है। वो इतनी छोटी सी कंट्री है पर वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके लिए हम लोग ने समझौता किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत में GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ये आप देखेंगे, GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री, उनके द्वारा नामित मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। यह परिषद GST की दरें, छूट, प्रशासनिक नियम के बारे में निर्णय लेता है। परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। GST काउंसिल के बारे में क्वेश्चन है, जिसको हम GST परिषद भी कहते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, पर इसके अलावा इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के वित्त मंत्री या कोई नामित मंत्री होते हैं, जिनको वो बनाते हैं कि आप इसके सदस्य बन जाइए। तो ये सारे लोग मिलके GST की क्या दरें रहेंगी, छूट देना है कि नहीं देना है, दर बढ़ाना है कि घटाना है, इन सब चीज़ों पर मीटिंग करते हैं, और उनका जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए अच्छे से। यूपी में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, तो बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, कुशीनगर में, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। कुशीनगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण, मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि भगवान बुद्ध को
किस जिले में महापरिनिर्वाण मिला था, तो वो आप बता देंगे कि वो कुशीनगर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी के पास सारनाथ भी एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ बौद्ध केंद्र है और जहाँ संग्रहालय स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सारनाथ में क्या कहते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, तो इसलिए भी सारनाथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको या फिर मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, अब मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और ये अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसका तटीय इलाका देखिए क्या है, अमेरिका है, मैक्सिको है, क्यूबा है, उससे घिरा हुआ है। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टि से बंगाल की खाड़ी जो वेस्ट बंगाल के पास है, दुनिया की सबसे बड़ी बे कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। खाड़ी में तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये भी ध्यान रखना है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, जो अशोक की धम्म नीति थी उसका मूल संदेश क्या है, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा, मूल संदेश जो है वो शांति और अहिंसा है। ठीक है, धम्म किस विशिष्ट धर्म का नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांतों और आचार संहिता का समूह है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि जो अशोक की धम्म नीति है वो कोई धर्म है, तो वो धर्म नहीं है, वो नैतिक नीति है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कलिंग युद्ध हुआ और उसके बाद में जो अशोक ने भेरी घोष युद्ध की घोषणा को धम्म घोष शांति की घोषणा में बदल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि भेरी घोष जो था वो धम्म घोष में बदल गया, कि युद्ध की घोषणा नहीं होगी, अब शांति की घोषणा होगी। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, मुख्य सिद्धांत में बड़ों का सम्मान, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के लिए समान भाव। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच हाल ही में किस काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था? ये विवाद कई सालों से चल रहा है और रह रह कर ये विवाद होता रहता है। तो ये काला पानी नदी विवाद है, ये लिपुलेख क्षेत्र में है। ठीक है, नेपाल ने 2020 में एक नया मानचित्र जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा बता दिया। ये विवाद वहीं से और बढ़ गया, पहले भी इन पे विवाद होता था, पर जब उन्होंने अपने मानचित्र में इन जो ये लिपुलेख का एरिया है काला पानी नदी का, वो अपना एरिया बताया, तो उससे ये विवाद बढ़ गया और तब से। ठीक है, अब देखिए, भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, हम अपना हिस्सा मानते हैं। यह विवाद 1816 की सुगौली संधि के विभिन्न व्याख्या। ठीक है, अब आपको एक याद करना है कि 1816 में जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने एक सुगौली संधि की थी जिसमें नेपाल का वो एरिया अलग कर दिया था काला पानी वाला और भारत का अलग। तो उसी से अभी तक विवाद वो चलता ही आ रहा है, क्योंकि नेपाल कहता है ये हमारा हिस्सा है और भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है, तो इस वजह से इस पे विवाद होता रहता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए जो संपत्ति का अधिकार था वो फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता था, तो उसको वहां से हटाया गया। तो हटाया गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और हटाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ जिससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक, मूल रूप से यह अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। अब ये अनुच्छेद 300(a) हो गया है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये आप देखेंगे तो अब इसका आर्टिकल जो है वो 300(a) हो गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कानूनी अधिकार है, तो ये क्वेश्चन आता भी है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि कानूनिक अधिकार है? तो अब आप आंसर लगाएंगे कानूनिक अधिकार, क्योंकि अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो संवैधानिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो वो कई सालों से कौन है? मिस्टर अजीत डोभाल। इनका नाम आपको ध्यान रखना। 2014 से ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है,
इनका काम क्या होता है, प्रधानमंत्रियों को जो आंतरिक सुरक्षा या वायु सुरक्षा की नीतियों पर क्या कहते हैं सलाह देना, ये काम ये करते हैं। वह पूर्व में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB होता है उसके निर्देशक भी रह चुके हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है रोम, इटली में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये आंसर हो जाएगा रोम, इटली। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। इसका काम क्या है, जो वैश्विक भूख को समाप्त करने के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि जो इटली देश है उसकी राजधानी क्या है, रोम। तो आप याद रखेंगे FAO बोलिए या क्या कहते हैं इसको, आप बोल सकते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। अब इससे एक क्वेश्चन आपको निकल के आया कि 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, क्योंकि इस दिन FAO की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या कहते हैं साइंस का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो आपको दिखेगा कि जो दूध का दही में बदलना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो आप कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। और देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में एक डिफरेंस है कि अगर कोई वस्तु में भौतिक परिवर्तन हुआ है तो उसकी स्थिति को जब आप वापस छोड़ेंगे तो वो वापस अपने ही जो ओरिजिनल स्टेट थी उसमें वापस आ जाएगी, पर रासायनिक परिवर्तन होने के बाद वो वापस अपने स्टेट में नहीं आ सकती। जैसे समझिए, दूध से दही बन गया तो दही अब दूध नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पानी से आपने बर्फ़ बनाया तो बर्फ़ फिर पानी बन जाएगा, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन वो हुआ जिसमें वापस पुरानी स्थिति में नहीं जा सकते। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, जिसमें पुरानी स्थिति में जा सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ बनाया, बर्फ़ से फिर पानी बन गया। अब दही से दूध बनाया, दूध से दही तो नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब इसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की उस उपस्थिति होती है। तो ये याद रखना है कि दही में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो होता है। दही बनाने के बाद उससे वापस दूध नहीं बन सकता, इसीलिए, ठीक है। यूपी में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है। इन सब तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे रायबरेली, और इसको ऐसे याद कर सकते हैं राजीव गांधी रायबरेली, रा से राजीव गांधी, रा से रायबरेली। तो ऐसे याद भी कर लीजिए। कुछ देखिए फैक्ट बहुत याद करने हैं तो कुछ ट्रिक्स डेवलप कर लीजिए, कुछ टेक्निक्स हम बता देंगे, कुछ आप खुद से डेवलप कर दीजिए जिससे आपको क्वेश्चन याद होते चलें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है, यह संस्थान उत्तर प्रदेश के जायस रायबरेली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये बात करता है जो आपकी सेंसस होती है 2011 की, क्योंकि अभी उसके बाद जनगणना तो हुई नहीं है, अब हो रही है। तो 2011 की जनगणना पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। ये आप 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। प्रयागराज की कुल जनसंख्या लगभग 59 लाख से अधिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, महोबा की। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो वो हो गया प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, तो वो हो जाएगा महोबा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है, भारत में वो कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत का अटर्नी जनरल महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो जो महान्यायवादी उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत का अटर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो अगर पूछे कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन सा होता है, तो वो महान्यायवादी हो जाएगा, अटर्नी जनरल। इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद
76 में। अब आप इसका ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 76 में होती है राष्ट्रपति द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल भी पूछता है, कौन करता है ये भी पूछता है, तो दोनों चीज़ें अच्छे से तैयार करिएगा। वह भारत का कानूनी सलाह मामलों में सलाहकार होता है, ठीक है। और जो भी अदालत में, जैसे मान लीजिए कोई भी केस होता है स्टेट के अगेंस्ट या क्या कहते हैं गवर्नमेंट के, तो उनका रिप्रेजेंटेशन उनके बिहाफ पे कोर्ट में केस यही लड़ते हैं, ठीक है। फिर और ये प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो अपने पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूपी के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सोनभद्र में है। आपको ध्यान रखना है ये इसलिए क्योंकि सोनभद्र से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत। अब ये कहाँ पर बनाई गई है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर। यह झील रिहंद नदी पर बनाई गई है। और ये चीज़ मैचिंग में या कभी कभार वो पूछता है कि रिहंद नदी पर कौन सा क्या कहते हैं बांध बना हुआ है, तो गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है। इसका नाम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब भारत में सहकारी बैंकों का शिखर बैंक कौन सा होता है? देखिए, सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, तो उनका शिखर बैंक कौन सा होता है? तो वो शिखर बैंक जो है वो राजकीय सहकारी बैंक हो जाता है, ठीक। अब देखिए, इसमें यह बैंक जिला केंद्रित सहकारी बैंकों और प्राथमिक ऋण समितियों के बीच एक कड़ी बनता है। भारत में सहकारी बैंक त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर काम करते हैं। नाबार्ड इन बैंकों के नियमन और पुनर्वृत्त की जिम्मेदारी लेता है। जैसे नाबार्ड इनको फंडिंग कर देगा, इनके क्या कहते हैं, इनका जो नियमन है, जो रूल्स हैं वो बनाने में काम करता है। तो नाबार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप देखेंगे तो ये लियोन है, और ये जो लियोन है ना, ये फ्रांस में पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, कभी कभार यही पूछ लेगा इंटरपोल किस कंट्री में है, तो वो फ्रांस हो जाएगा, किस जगह पर है तो वो लियोन हो जाएगा। फ्रांस का एक शहर है जो लियोन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, ठीक है। विभिन्न देशों की पुलिस मिलकर काम कर सके। जैसे क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ देश में, जैसे कहते हैं कि देश से ये लोग फ्रॉड करके भाग गए, तो वो विदेश में चले जाते हैं, तो उनको पकड़ना या ढूंढना है, तो सारे देशों की जो पुलिस है वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके, इसलिए इंटरपोल बनाया गया है। तो ये कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। सीमा पार होने वाले अपराधों और आतंकवाद को रोकना, ये इनका मुख्य काम है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके होमगार्ड के एग्ज़ाम के लिए ये सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखिए, नेबरहुड फर्स्ट, ये नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या होगा कि नेबरहुड फर्स्ट मतलब नेबर फर्स्ट। तो क्या होगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना। सबसे पहले हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारेंगे, क्यों? क्योंकि इंडिया के चारों तरफ कई कंट्रीज हैं, हम लैंड कंट्री हैं, तो उन सारे कंट्रीज के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, रोज रोज कॉन्फ्लिक्ट होगा, हर वक्त ये एक क्या कहते हैं प्रॉब्लम बनी रहती है। जैसे भारत में आप देखते होंगे आतंकवाद की समस्या बनी ही रहती है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए सेना की किस कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है? तो ये आपको बताना है कि सेना की कमांड बनाई गई है, पर वो कौन सी कमांड है जो आतंकवाद से लड़ती है और उसका मुख्यालय उधमपुर में है? तो वो सेना की उत्तरी कमांड है, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यह कमान जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार है। इसके तहत नियंत्रण रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों की सुरक्षा आती है, ठीक है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन रक्षक इसी कमान के नेतृत्व। अब ऑपरेशन रक्षक किसने चलाया था? तो आप बता देंगे उत्तरी कमान, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो ये ब्रुसेल्स में है, ठीक। अब देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है वो 27 देशों से बना हुआ है। पहले उसमें 28 थे, फिर उसमें एक देश हट गया, तो अब उसमें 27 हो गए हैं। तो यूरोपियन यूनियन कितने देशों का संघ है? 27 देशों का, ये आपको पता होना चाहिए। और अब इसमें अगर आप देखें
तो इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये मिल गया कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स किसका हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से तैयार करिए। और यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है जिसमें 20 सदस्य देश इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें से ब्रिटेन बाहर हो गया था, हमने बोला था ना कि 28 देश थे, अब 27 रह गए, तो 28वां कौन सा था, ब्रिटेन। तो वो ब्रेग्जिट बोलते हैं उसको, कि ब्रिटेन ने एग्जिट ले ली यूरोपियन यूनियन से, तो उसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। और ब्रिटेन ने 2020 में इस संघ से बाहर हो गए, इसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो अगर आप देखेंगे तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ है। और अगर बैरोमीटर की बात करेंगे तो ये क्या नापता है, ये दाब को नापता है। फेदोमीटर क्या नापता है, ये नापता है जो समुद्र की गहराई होती है उसको। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, ठीक है। और सिस्मो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की ऊर्जा की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल क्या करती है, तो जो भूकंप की ऊर्जा है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी को नापती है कि कितनी इंटेंसिटी का भूकंप था, तो ये रिक्टर स्केल से नापा जाता है। पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड कौन करता है, सीस्मोग्राफ। बैरोमीटर का हमने बता दिया आपको कि वायुमंडलीय दाब है। और अगर आप देखेंगे फेदोमीटर, तो ये क्या है, समुद्र की गहराई। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 फैक्ट्स मिलने हैं जिन पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ पूरे फैक्ट भी तैयार करते चलिए और एक्सप्लेनेशन को भी तैयार करते चलिए, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने भारत की आज़ादी के कुछ दिनों पहले 22 जुलाई, क्योंकि आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त को, और ये 22 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ध्वज का वर्तमान स्वरूप पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है उसको किसने डिज़ाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं, केसरिया जिसको साहस का प्रतीक है, सफ़ेद जो शांति का प्रतीक है, और हरा जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। और जो सफ़ेद पट्टी है उसमें गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी इस पे भी क्वेश्चन बनाए गए हैं और बनाए जा सकते हैं। आनुवांशिकी के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो आनुवांशिकी के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी, ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी, ठीक है। आनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को। उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रसिद्ध प्रयोग किए और आनुवांशिकता के बुनियादी सिद्धांत को दिया। तो ये भी पूछता है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर का पौधा था। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद उनके शोध ने आधुनिक आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी की नींव डाली। जैसे हम जीन एडिटिंग, जीन साइंस ये सब अभी पढ़ते हैं ना, तो आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इसकी नींव डालने वाले ग्रेगर मेंडल ही थे। अब देखिए भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के रक्षक कौन है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के रक्षक कौन होंगे, आरबीआई, क्योंकि जितना भी ये सब काम है वो आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। तो ये आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा, जिसको हमने फॉरेक्स रिजर्व बोला था ना कि वो चीज़, तो फॉरेक्स रिजर्व का कानूनी प्रबंधन करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार, एसडीआर, आईएमएफ ये सब होते हैं। यह भंडार रुपए की विनिमय दर को स्थिर रखने, जैसे क्या होता है कि डॉलर के कंपैरिजन में आप रुपये का प्राइस सुनते होंगे कि 90 रुपये का $1 है, फिर 100 रुपये का हो गया या 80 रुपये का हो गया। तो ये जो विनिमय होता है इसको मेंटेन करने का काम आरबीआई का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विदेशी, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार को क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसका जो रिकॉर्ड है वो देश की आर्थिक मजबूती को बताता है। तो जितना फॉरेक्स रिजर्व होगा देश उतना ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। तो फॉरेक्स रिजर्व इसलिए ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम देखने के लिए, ठीक। अब देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया, तो जैसा कि आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वो अमेंडमेंट 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये आप ध्यान रखेंगे। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को
प्रभावी हुआ, इसके लिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप 74वां बात करेंगे तो इससे शहरी स्थानीय निकाय, जिसको हम नगर पालिका कहते हैं, तो इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। तो 73वां जो है वो पंचायत के लिए है और नगर निकाय के लिए 74वां है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मनुष्य की आँख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जैसे आप कुछ भी देख पाते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब है जो आपकी आंखों के अंदर बनता है, तो वो कहाँ पर बनता है? वो आपके रेटिना पर बनता है। ठीक, आंखों के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहा जाता है, जहां प्रकाश की किरणें केंद्रित होकर प्रतिबिंब बनाती हैं। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक, रियल होंगे और उल्टे होंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, फिर आप देखेंगे नेत्रदान के दौरान केवल कॉर्निया भाग का ही दान किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, कभी जैसे आजकल जो अंग दान होते हैं तो उसमें नेत्रदान लोग करते हैं, तो नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया का दान होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में किसने बदला? तो पहले क्या था कि ईस्ट की तरफ देखो, पर अब ईस्ट के लिए काम करो। तो ये जो नीति परिवर्तन किया गया, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, 1991 में आई थी, जिसको पीवी नरसिम्हा राव जी लेकर आए थे, नरसिम्हा राव जी लेकर आए थे। ठीक, अब देखिए 2014 में इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया और ये और सक्रिय कर दिया, जिससे कि अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियन देशों, जिसको हम आसियान बोलते हैं, आर्थिक और रणनीतिक संबंध को गहरा करना। जो आसियान नेशन है उनके साथ हमारे आर्थिक और रणनीतिक संबंध गहरे हों, इसके लिए हमने जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको एक्ट में बदल दिया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यह नीति पूर्वोत्तर भारत के विकास को आसियान देशों के साथ जोड़ती है। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए आसियान के साथ कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए इस नीति पे काम किया जा रहा है। अब आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब 206 हड्डियां होती हैं जो मिलकर मानव कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर आप बात करेंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं, 270 से लेकर 300। जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है उसकी हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं। जुड़ने के बाद जब एक वयस्क हो जाता है तो उसकी हड्डियां 206 हो जाती हैं। तो अगर मनुष्य के शरीर में हड्डियां पूछेगा तो आप बोलेंगे 206, पर अगर पूछा जन्म के समय कि क्या कितनी हड्डियां होती हैं तो 270 से लेकर 300, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। तो ये आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी इस पॉइंट में। अब आप इसमें देखेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको 4 फैक्ट मिले हैं, तो 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ठीक, और अब देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक, अब देखिए 1857 की क्रांति जब हुई तो बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य में 19वें और अंतिम शासक माना जाता है। के लिए इनको क्या कहते हैं, नेतृत्व के लिए चुन लिया गया था 1857 की क्रांति में। तो जब 1857 की क्रांति विफल हो गई और उसका दमन कर दिया गया तो उसके बाद 1862 में इन्हें रंगून भेज दिया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य चलने लगा। तो ये हो गए, ठीक है, ये अंतिम मुगल शासक हो गए बहादुर शाह जफर। और ये आपके आज के प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें और अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं तो वो आप हमें दे सकते हैं। आप हमारे प्रैक्टिस के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।